नमस्कार। स्वागत है आपका गार्गी क्लासेस में। राजनीति विज्ञान यूजीसी नेट सिलेबस में अपना अगला टॉपिक जो फर्स्ट यूनिट है उसमें अपना टॉपिक है लोकतंत्र की संकल्पना। यहाँ पर अपन लोकतंत्र से संबंधित सिद्धांतों को पढ़ेंगे। लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांत हैं विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, जिसे अभिजनवादी सिद्धांत भी कहते हैं। एलिट क्लास थ्योरी है ये, इसको समझेंगे अपन। उदारवादी चीर सम्मत शास्त्रीय सिद्धांत, मार्क्सवादी लोकतंत्र का सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत, सहभागितामूलक लोकतंत्र का सिद्धांत, विचारणात्मक लोकतंत्र का सिद्धांत, लोकतंत्रीय केंद्रवाद का सिद्धांत, जनवादी लोकतंत्र की अवधारणा, नव लोकतंत्र के कुछ सिद्धांत हैं जैसे औद्योगिक लोकतंत्र ब्रिटेन अमेरिका में है, निर्देशित लोकतंत्र इंडोनेशिया, सीमित लोकतंत्र का एग्जाम्पल है पाकिस्तान, बुनियादी लोकतंत्र जैसे भारत में है, कल्याणकारी लोकतंत्र भारत में है, जनवादी लोकतंत्र चाइना में है। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो अब्राहम लिंकन साहब की फेमस परिभाषा है जो लोकतंत्र को स्पष्ट करती है। वैसे यदि अपन देखें तो लोकतंत्र यानी एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों के द्वारा संचालित है। यानी सिस्टम में, शासन प्रणाली में तीन ही काम होते हैं किसी भी प्रकार के शासक के। तीन काम होते हैं: कानून बनाना जो विधायिका बनाती है, बने हुए कानूनों को लागू करवाना कार्यपालिका, और एक संस्था होती है न्यायपालिका। न्यायपालिका का कार्य होता है कानूनों की, जो कानून बने हुए हैं उनकी उचित व्याख्या करना न्यायपालिका का कार्य है। तो ये तीन ही काम होते हैं किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था में। जब तीनों काम लोगों के द्वारा की जाए, ऐसी व्यवस्था जनरेट कर ली जाए, ऐसी व्यवस्था बना ली जाए कि तीनों कार्य लोगों के द्वारा किए जाएं, ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया जाए, तो वह लोकतंत्र कहलाता है। जेम्स ब्राइस की एक कोटेशन है, एक ऐसी प्रणाली है जो हेरोडोटस के ज़माने से संकेत देती है कि इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस के ज़माने से संकेत देती है कि कानून की दृष्टि से राज्य की नियामक सत्ता किसी विशेष वर्ग या वर्गों की जगह समुदाय के सभी सदस्यों के हाथों में रहती है। यानी राज्य की जो रेगुलेटिंग बॉडी है वो किसी एक सत्ता के हाथ में नहीं रहती है, बल्कि समुदाय के सभी सदस्यों के हाथों में रहती है। आगे अपन सिद्धांतों पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत। आगे बढ़ने से पहले अपन विशिष्ट वर्ग को समझते हैं। एक ऐसा सिद्धांत डेवलप हुआ जो ये कहता है कि लोकतंत्र तो बना दिया गया है, आप कह तो रहे हो कि लोगों का शासन होता है, लेकिन लोगों का नहीं होता है, बल्कि कुछ इने गिने लोग होते हैं जो शासन सत्ता में, यानी कार्यपालिका में, विधायिका में, न्यायपालिका में अपना वर्चस्व बनाए रखते हैं। और वर्चस्व इस तरीके से होता है कि वो अल्पमत में होते हैं, संख्या में कम होते हैं जनता की तुलना में, लेकिन फिर भी वही नियम बनाने वाले होते हैं, वही कानूनों को लागू करवाने वाले होते हैं, और वही कानूनों की व्याख्या करने वाले होते हैं। तो विशिष्ट वर्ग हो गया, बात को समझना। विशिष्ट वर्ग है यानी पूरी, जैसे भारत देश की अपन बात करें, जनसंख्या 135 करोड़, लेकिन शासन सत्ता चलाने वाले एमएलए, एमपी और न्यायाधीशों की अपन बात करें तो इनकी संख्या कितनी है? तो इन्हें कहा जाता है विशिष्ट वर्ग या अभिजनवादी। एक वर्ड आता है गैर अभिजन। तो गैर अभिजन का मतलब ये नहीं है कि जो अभिजनवादी नहीं है वो गैर अभिजन हो गए। गैर अभिजन का मतलब यह है जो पूर्ण रूप से अभिजन नहीं है, पूर्ण रूप से एलिट क्लास में नहीं है, वो कार्यपालिका, न्यायपालिका या विधायिका में नहीं है, कानून निर्माण तो नहीं करते हैं, लेकिन एक ऐसी कार्यपालिका का अंग होते हैं, जैसे दबाव समूह की अपन बात करें, हित समूह की अपन बात करें, कुछ ऐसे एनजीओ जो या नौकरशाही जैसे आईएएस आरएएस अधिकारी होते हैं, ये शासन सत्ता में है, लेकिन ये अभिजन नहीं है, ये क्या है? गैर अभिजन है। तो विशिष्ट वर्गवाद की मान्यताएं देखते हैं पहले अपन।
और इसको मानने वाले जो विचारक हैं इनमें सबसे प्रमुख नाम है विल्फ्रेड पेरेटो। पेरेटो, मोस्का, मिचेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। समकालीन विचारकों में अपन देखें तो शुम्पेटर, आरो, कार्ल मेनाहिम का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। एक सारेटोरी भी हैं, सारेटोरी। मान्यताएं क्या क्या है, थोड़ा सा विशिष्ट वर्गवाद सिद्धांत को अपन समझते हैं। ये संख्या में कम होते हैं, लेकिन इनमें विशेष गुण होता है, योग्यताएं होती हैं। ये गुण और योग्यता वास्तविक भी हो सकती हैं और छद्मावरण भी हो सकती हैं। ये सदैव सत्ता में बने रहते हैं, उच्च और विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जनहित का समर्थन करने के बजाय स्वयं के हित को ज़्यादा वरीयता देते हैं। खुद का हित इनके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि 5 साल के लिए चुन करके आए हैं, आगे पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, या फिर और आगे फिर 5 साल बाद में आएंगे, तो स्वयं का हित ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। राजनीतिक क्रियाकलाप, राजनीतिक शक्ति और राजनीतिक कार्यों को संपादित करते हैं। सामान्य हित का समर्थन नहीं करते हैं, ऊपर आ गई बात, इसकी सामान्य हित का समर्थन नहीं करते हैं, स्वहित को देखते हैं, सर्वहित को नहीं देखते हैं। अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए सूचना संचार कानून पर भी नियंत्रण जमा लेते हैं कि वैसे ही कानून बनाएंगे जो इनके अकॉर्डिंग होंगे। सूचना और संचार के जो माध्यम है इन पर भी अधिकार जमाने का प्रयत्न करते हैं। गैर अभिजनों पर, गैर अभिजन मैंने बताया जैसे ये सारे अधिकारी, गैर अभिजनों पर वैध और कानूनी तरीकों से अथवा अवैध या हिंसात्मक तरीके से नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। देखते हैं अपन कि IAS RAS ये जो पोस्ट होती हैं स्टेट PCS में, ये भी क्या है, नेताओं के जो अभिजनवादी हैं उन्हीं के लिए काम करते हैं। और यदि कोई इनके तरीके से नहीं काम करता है तो इनका ट्रांसफ़र करा दिया जाता है वैध तरीके से, कानूनी तरीक़ों से, और फिर भी नहीं माने तो इनके ऊपर हमले भी करवा दिए जाते हैं अवैध हिंसात्मक तरीके से। सबसे पहला नाम इसमें आता है विल्फ्रेड पेरेटो। पेरेटो की पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है माइंड एंड सोसाइटी। पेरेटो का मानना है कि जो शासन व्यवस्था में भाग लेते हैं वे गुण और योग्यता के आधार पर आते हैं और बहुसंख्यक वर्ग उनकी इस विशेषता को मान्यता देता है। वे विचारक हैं जो ये मानते हैं, अभिजनवादी विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत ये मानते हैं कि लोकतंत्र में विशिष्ट वर्ग ही शासन सत्ता संभालते हैं, और ये सही भी है क्योंकि सारे लोग शासन सत्ता में भागीदार नहीं बन सकते हैं, सारे लोग शासन सत्ता नहीं संभाल सकते। इसलिए वो क्या करते हैं कि लोग अपना एक प्रतिनिधि चुन करके भेज देते हैं लोकतंत्रीय व्यवस्था में, वो विशेष वर्ग होते हैं। तो पेरेटो का मानना है कि जो शासन सत्ता में भाग लेते हैं ये गुण योग्यता के आधार पर आते हैं, और बहुसंख्यक वर्ग उनकी इस विशेषता को, कौन सी विशेषता को, जो उनमें विशेष योग्यता है, गुण है, उसको मान्यता दे देता है। पेरेटो का समाज अभिजनवादी और गैर अभिजनवादी 2 वर्गों में बटा हुआ है। अभिजनवादी शासक वर्ग, गैर अभिजनवादी अशासक वर्ग। लेकिन याद रखना, गैर अभिजन का मतलब ये नहीं है कि जिस आम जनता है उसकी ये बात कर रहा है, नहीं, जो पूर्ण रूप से अभिजन नहीं है लेकिन फिर भी उनकी अभिजन तक पहुँच है, ऐसा बोल सकते हैं अपन। इसके लिए, इसको समझने के लिए पेरेटो एक परिसंचरण सिद्धांत देता है, सर्कुलेशन थ्योरी ऑफ एलिट क्लास। ये क्या है? ये कहता है कि अभिजन की व्यवस्था में परिवर्तन होता है। कैसे? आज कोई अभिजन है, कोई एलिट क्लास में है, ये विशेष वर्ग है, ये सत्ता में है, इसकी चल रही है। लेकिन दूसरा एक ऐसा अभिजनवादी वर्ग है जो इसको डिफेंड करना चाह रहा है, और आसानी समझते हैं अपन इसको। वर्तमान में सत्ता में है बीजेपी, और अन्य जो दल हैं, सबसे बेहतर एग्जाम्पल अभी इसके सामने अपन कांग्रेस। तो बीजेपी सत्ता में है लेकिन कांग्रेस इसको क्या करना चाहती है? डिफीट करना चाहती है यहाँ पे। तो परिवर्तन होता है अभिजन की स्थिति में। एक तो ये तरीका होता है कि अभिजन से अभिजन का परिसंचरण हो रहा है, ये भी अभिजन है, ये भी अभिजन है। दूसरा परिसंचरण, दूसरा सर्कुलेशन ये हो रहा है, ये अभिजनवादी वर्ग हैं और एक अन्य ऐसा गैर अभिजनवादी वर्ग है, जैसे कोई नौकरशाह रिटायर हो रखा है,
जो सत्ता में नहीं है, या कोई सत्ता में है तो वो भी अभिजन बनना चाह रहा है, वो सत्ता में आना चाह रहा है, तो वो हो गया अभिजन से गैर अभिजन के बीच परिसंचरण। तो ये परिसंचरण दो तरीके से होता है, अभिजन से अभिजन में और अभिजन से गैर अभिजन में। फिर भविष्य में क्या होता है, एक थिंकर आता है फाइनर। फाइनर इसको यहाँ से नकल कर लेता है इसकी, और एक थ्योरी देता है स्लाइस थ्योरी। स्लाइस थ्योरी, स्लाइस थ्योरी में क्या होता है, ये ऐसे समझाता है। फाइनल की स्लाइस थ्योरी को देखते हैं अपन। ये एक वर्ग है, यहाँ पे है अभिजनवादी, यहाँ पे एलिट क्लास है अभिजनवादी, और यहाँ है गैर अभिजनवादी वर्ग। ये एक जार है, एक बर्तन है, इसमें पानी भरा हुआ है ऊपर, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, और इसमें संतरे के छिलके डाल दिए जाते हैं, स्लाइस डाल दी जाती है। तो संतरे का छिलका जो डाल दिया जाता है तो वो ऊपर ऊपर घूमता रहता है, इनमें संचरण हो रहा है। ये जो ऊपर स्लाइस है इसमें संचरण हो रहा है, कभी ये छिलका इधर आता है, कभी ये वाला छिलका इधर आ जाता है। लेकिन जब हवा का तेज झोंका आता है, हवा का तेज झोंका आता है, ये पानी से भरा हुआ है, यहाँ पे स्लाइस है, स्लाइस इधर उधर हो रही है, लेकिन जब तेज झोंका आता है तो कई बार क्या होता है, ये जो गैर अभिजनवादी वर्ग है ये भी ऊपर आ जाता है और अभिजनवादी वर्ग नीचे चला जाता है। तो इनमें आपस में बदलाव होता रहता है। तो फाइनल इस तरीके से स्लाइस थ्योरी देता है इसमें। फिर आता है गीतानो मोस्का। मोस्का की बुक है द रूलिंग क्लास एलिट। अभिजन में आते हैं राजनीतिक वर्ग, शासक वर्ग, शासक अभिजन, राजनीतिक अभिजन, उप अभिजन या गैर अभिजन बोल दीजिए, लेकिन गीतानो मोस्का क्या नाम देता है, उप अभिजन बोलता है। दो वर्ग बनाता है अभिजनों के, एक अभिजन वर्ग, एक उप अभिजन वर्ग। तो ये पेरेटो क्या नाम देता है, गैर अभिजन वर्ग। उप अभिजन में वो लोग आते हैं जो अभिजनों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक, नौकरशाही, प्रबंधक, जो बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO होते हैं, कुलीन सलाहकार, जैसे अजीत डोभाल एक सलाहकार है, वो क्या है, उप अभिजन है। रॉबर्ट मिचेल्स ये शक्ति का सिद्धांत देता है। रॉबर्ट मिचेल्स अल्पतंत्र के लोह नियम देता है, अल्पतंत्र के लोह नियम के आधार पर ये अभिजनवादी सिद्धांत को समझाता है। और मैंने जो अभिजनवादी का शक्ति सिद्धांत का नाम लिया है, ये आगे विचारक आएगा मिल शक्ति के आधार पर अभिजन को समझाता है। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं अल्पतंत्र का लोह नियम। अल्पतंत्र का लोह नियम क्या है, या गुणतंत्र बोल दीजिए। जो विशिष्ट वर्ग है, जो सत्ता में है वर्तमान में, जिसको पेरेटो अभिजनवादी बोलता है, मोस्का अभिजन वर्ग बोलता है, ये अभिजन वर्ग एक ऐसा लोह आवरण क्रिएट कर लेता है अपने चारों तरफ, है तो ये संख्या में कम। अल्पतंत्र है, लोकतंत्र, अल्पतंत्र है, बहुतंत्र नहीं है। इनका मानना है लोकतंत्र क्या है, अल्पतंत्र है यहाँ पर। और ये अल्पतंत्र कौन है, जो शासन सत्ता में विराजमान है, कम संख्या में लोग हैं। ये पहुँच तो गए यहाँ पर, अब ये क्या करेंगे, एक ऐसा आवरण बना लेंगे कि कोई दूसरा वर्ग इनको डिफीट नहीं कर पाए यहाँ पर। तो ये क्या, कैसा आवरण बना लिया, लोहे रूपी आवरण बना लिया। तो व्यापक संगठन में गुण और योग्यता के आधार पर ऊपर आते हैं अभिजनवादी, और अपनी सत्ता सुरक्षा के लिए, कैसी सुरक्षा, शक्ति की सुरक्षा के लिए लोहा आवरण बना लेते हैं। ये आवरण अल्पसंख्यकों के लोह तंत्र का नियम कहलाता है, गुणतंत्र का लोह नियम कहलाता है, अल्पतंत्र का लोह नियम कहलाता है। सी राइट मिल्स बुक का नाम भी पावर एलिट है, और सिद्धांत भी इनका पावर एलिट ही है कि शक्ति अभिजन। कार्ल मेनाहिम की बुक है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, एन इंट्रोडक्शन टू द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, 1929 में बुक आती है। विचारधारा और कल्पना लोग ज्ञान के समाज विज्ञान का परिचय। कार्ल मेनाहिम क्या कहते हैं कि लोकतंत्र की व्यवस्था में
जब समाज नीति निर्माण का कार्य विशिष्ट वर्ग को सौंप देता है तो वह लोकतंत्र से शून्य नहीं हो जाता है, यानी लोकतंत्र के पक्षधर हैं। ये कहते हैं कि ये एक व्यवस्था बनाई गई है कि एक अल्पतंत्र बहुतंत्र है, उसने कुछ विशिष्ट वर्ग जो कि उनसे अच्छी गुण और योग्यता रखते थे, उनको उन्होंने अपने ऊपर अपने लिए कानून बनाने के लिए चुन लिया है लोकतंत्र में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोकतंत्र समाप्त हो गया है। आज भी अंतिम सत्ता जनता के हाथ में रहेगी 5 साल बाद। विशिष्ट वर्ग के शासन और लोकतंत्रीय शासन में तालमेल बिठाने के लिए मेनाहिम ने सुझाव दिया कि नेताओं का चुनाव योग्यता के आधार पर होना चाहिए और विशिष्ट वर्ग तथा जनसाधारण के बीच दूरी कम की जानी चाहिए। यानी जो राजनीति में लोग आए वो स्वच्छ छवि के लोग आने चाहिए, गुण और योग्यता के आधार पर आने चाहिए। इससे क्या होगा, विशिष्ट वर्ग में और जनसाधारण के बीच जो दूरी है वो कम हो जाएगी। शुम्पेटर, इसकी बुक इंपॉर्टेंट है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी, पूंजीवाद, समाजवाद और लोकतंत्र। ये भी अभिजनों की सक्रियता और सामाजिकता को स्वीकार करता है और ये मानता है कि इससे तो लोकतंत्र मजबूत होता है। ये मानना है जोसेफ एस शुम्पेटर का। रेमंड आरो, इनकी बुक है सोशल स्ट्रक्चर एंड द रूलिंग क्लास। आरो सोवियत प्रणाली और लोकतंत्र में अंतर करता है। आरो का मानना है कि उदार लोकतंत्र में, उदार लोकतंत्र मतलब भारत में उदार लोकतंत्र है वर्तमान में, विशिष्ट वर्ग की बहुलता होती है और शासन में नियंत्रण और संतुलन की ऐसी व्यवस्था पाई जाती है जिसे असीम सत्ता का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यानी उदार लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था होती है, अपने आप ऐसी व्यवस्था जनरेट हो जाती है कि इसमें असीम सत्ता का प्रयोग नहीं कर पाते हैं विशिष्ट वर्ग। सार्टोरी, डेमोक्रेटिक थ्योरीज की बुक का नाम है, समकालीन विचारकों में इसका नाम आता है। अभिजन के स्थायित्व के लिए प्रजातंत्र में अभिजनों की सक्रियता और सामाजिकता को स्वीकार करता है। तर्क देता है कि अभिजन प्रजातंत्र में कमजोर होते हैं, लोकतंत्र होगा तो अभिजन कमजोर होते हैं। इसकी एक फेमस कोटेशन है कि लोकतंत्र को असली खतरा नेतृत्व के अस्तित्व से नहीं है, बल्कि खतरा किससे है, नेतृत्व के अभाव से है। यदि लोगों को सही नेतृत्व नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र विरोधी विशिष्ट वर्ग उन्हें गुमराह कर देगा। तो ये भी समर्थक है लोकतंत्र का, और इनका मानना है कि अभिजनवादी वर्ग है तो ये गलत नहीं है, क्योंकि इन्होंने इनको एक सत्ता सौंपी है, विशिष्ट वर्गवादियों को सत्ता सौंपी है, इनकी गुण और योग्यता के आधार पर सौंपी है, और असीम सत्ता का प्रयोग ये नहीं कर पाते हैं। उदार लोकतंत्र की व्यवस्था ही, यानी स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है, संरचना ही ऐसी होती है कि असीम सत्ता का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। समीक्षा, ये सिद्धांत लोकतंत्र को अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर मानता है, लेकिन ये सिद्धांत ये बताने में असमर्थ है कि लोकतंत्र की मूल भावना कैसे सार्थक होगी। फिर लोकतंत्र की मूल भावना तो लोगों का शासन ही है ना, सबका शासन ही है, बहुमत का शासन है, तो फिर लोकतंत्र की मूल भावना कैसे सार्थक होगी। सीबी मैकफर्सन की ये फेमस बुक है डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज इन रिट्रीवल, लोकतंत्रीय सिद्धांत का पुनरुद्धार। इसमें मैकफर्सन कहते हैं कि लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत ने लोकतंत्र को एक मानवीय आकांक्षा के स्तर से नीचे गिरकर बाजार संतुलन की प्रणाली में बदल दिया है। यानी इसने एक ऐसा संतुलन बिठा दिया है कि आलोचना चाहे हजार कीजिए कि शासन सत्ता कुछ लोगों के हाथों में होती है, लेकिन कुछ लोग वो हैं जिनमें विशेष गुण और योग्यता होती है। एक तो ये, दूसरा ये कभी भी बहुमत के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। यदि बहुमत के विरुद्ध जाएंगे तो लोकतंत्र, जिन्होंने बहुमत ने जनता को चुना है, वो विरोध कर देंगे, विद्रोह कर देंगे। प्रातः लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक्स।